हेलो दोस्तों, कैसे हो। अतिशय संस्कृतम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, जिसमें हमने पहली वीडियो में मंगलाचरण और भरत वाक्य पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विशेष अध्ययन। तो इसके क्रम में हम लोग जो सातों अंक हैं उनकी घटनाएं कितने कितने समय में पूर्ण हुई, कितना समय लगा, आदि बातों का अध्ययन करेंगे। और हमारा ये जो टॉपिक है ये टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसीएलटी आदि सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों अब टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है, तो इसलिए पेपर बड़ा स्तरीय बनाते हैं। तो बड़े उथले प्रश्नों को पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने वैसे भी अपने नोट्स तो खैर हमने पहले ही बनाए थे, लेकिन हमने हर संभावित प्रश्न का समावेश किया था और हमने घिसे हुए प्रश्नों को अपने नोट्स में स्थान नहीं दिया है। घिसे हुए प्रश्न कहने का मतलब जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आए हैं, सामान्य हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, नायिका कौन है, नायक कौन है। तो ये प्रश्न तो लगभग सभी बच्चों को आते हैं, सामान्य से प्रश्न हैं। तो हमने ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं किया है। और टीजीटी जैसे पेपर में 100 नंबर तक तो सामान्य स्टूडेंट के आ ही जाते हैं, मेन फाइट तो उसके बाद होती है। तो इसलिए हमने उस स्तर से अपने नोट्स बनाए हैं और हम अपने नोट्स पढ़ के सफल भी हुए हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों को इसे दिया जाए। तो आइए पढ़ते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम विशेष अध्ययन। तो शाकुंतलम की कथा का समय 6 वर्ष की घटनाओं का वर्णन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने वर्ष की घटनाओं का वर्णन है? 6 वर्ष की घटनाओं का। तो प्रथम अंक में बाल पादपेभ्यः पयोदातुम। तो ये जो वाक्य आया है, इस वाक्य से ये अंदाज़ा लगाया गया, समीक्षाकारों ने, टीकाकारों ने ये आइडिया लगाया कि प्रथम अंक की घटना किस समय की रही होगी। तो शकुंतला वृक्षों को जल दे रही है, अतः राजा के आश्रम में पहुंचने का समय लगभग 9 बजे है। जब शकुंतला से राजा मिलता है तब तेज धूप हो गई है, लगभग 10 बजे का समय है। दोस्तों ये हमने कलेक्शन कपिल देव द्विवेदी जी की बुक से किया है, आप लोग उससे कन्फर्म भी कर सकते हैं। वैसे हमने छांट के प्रश्नों को रखा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा माथापच्ची न करनी पड़े, लेकिन अगर आप लोग क्लियर करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। द्वितीय अंक की घटना अगले दिन प्रातःकाल यानी दूसरे अंक की घटना का समय प्रातःकाल है। तो प्रातःकाल की है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का पुनः वर्णन है। ग्रीष्म विरल पादपत छायाम, अतः द्वितीय अंक की घटना जो है मात्र 1 दिन की है। द्वितीय अंक की जो भी संपूर्ण घटना है उसमें कितना समय लगा? 1 दिन का। और ग्रीष्म विरल पादपत छायाम, इस वाक्य से ये अंदाज़ा लगाया गया टीकाकारों द्वारा कि ग्रीष्म ऋतु द्वितीय अंक में है। तो आगे देखते हैं, तृतीय अंक देखते हैं। तृतीय अंक 3 की घटना लगभग 15 दिन बाद की है। द्वितीय अंक से तृतीय अंक में जो अंतर है वो 15 दिन का है। 15 दिन बाद तृतीय अंक की घटना शुरू होती है, क्योंकि इस बीच विरह दुख में राजा शकुंतला दोनों कृश हो गए। कृश माने अस्वस्थ हो गए, थोड़ा सा बीमार हो गए हैं। तो ये घटना 15 दिन बाद की है। अंक 2 और अंक 3 में 15 दिन का अंतर है। अभी ऐसे पेपर में पूछा जा सकता है कि अंक 2 से अंक 3 में कितने दिन का अंतर है, तो हम कहेंगे 15 दिन का अंतर है। ठीक, आगे इस अंक की घटना का प्रारंभ तीसरे प्रहर से होता है और सायंकाल के समय गौतमी पहुंचती है। रात्रि प्रारंभ होने वाली है। इसका संकेत इन वाक्यों से मिलता है। परिणतो दिवसः उपस्थिता रजनी, यानी
दिन परिणत होने वाला है, समाप्त होने वाला है, और रजनी यानी रात उपस्थित होने वाली है। तो इन वाक्यों से ये पता चलता है कि तृतीय अंक में रात्रि प्रारंभ होने वाली है और घटना तीसरे पहर की है, लगभग शाम का समय होने वाला है, शाम का समय चल रहा है। इस अंक में घटना तीसरे प्रहर से शाम तक चलती है, तो तीसरे अंक में घटना शाम तक चलती है, ऐसा हम लोग समझेंगे। अब आइए देखते हैं चतुर्थ अंक, जो कि टीजीटी की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे विशेष रूप से देखेंगे। तो चतुर्थ अंक का प्रारंभ प्रातः काल, तो चतुर्थ अंक का प्रारंभ प्रातः काल है, द्वितीय अंक का भी प्रारंभ प्रातः काल है और चतुर्थ अंक का भी प्रारंभ प्रातः काल है। ऐसे पेपर में पूछ सकते हैं कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ का जो समय है वो क्या है, तो प्रातः काल है। तो तृतीय अंक के बाद लगभग 15 दिन की घटना है, तो तृतीय अंक से चतुर्थ अंक के बीच में जो अंतर है वह भी कितने दिन का है, 15 दिन का है। राजा इष्टि समाप्त करके जाते हैं, यह इष्टि ज्येष्ठ मास की पौर्णमासेष्टि समझनी चाहिए। तो इष्ट क्या है, इष्ट माने वही यज्ञ। ऐसी सूचना मिलती है कि राजा ज्येष्ठ महीने में पौर्णमासेष्टि करते हैं। तो अद्य सा राजर्षि इष्टि परिसमाप्य, यानी कि इस वाक्य से ये पता चलता है कि राजा पौर्णमासेष्टि के दिन अपना यज्ञ समाप्त करते हैं। फिर आगे है विस्कंभक। विस्कंभक का प्रारंभ आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा को हुआ, इस बीच शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और याद रखिए अब इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सामान्य प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, और 100 प्रश्नों तक तो कोई भी फाइट नहीं होती है। फाइट तो टीजीटी में 100 प्रश्न के बाद शुरू होती है, इसलिए बड़ी गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो विस्कंभक का प्रारंभ आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा को हुआ, इस बीच शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ। तो विवाह तो 8 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। उसमें से एक विवाह गंधर्व विवाह है जो क्षत्रियों में प्रचलित था, तो वही विवाह शकुंतला और दुष्यंत का हुआ था। इस अंक में 1 दिन की घटना का वर्णन है। कितने दिन की? 1 दिन की घटना का वर्णन है। तो प्रातः काल से विदाई की तैयारी होने लगती है और दोपहर से पहले विदाई हो जाती है, यानी कि चौथे अंक में प्रातः काल की घटना है, तो प्रातः काल से ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आपने चौथे अंक में पढ़ा होगा कि अनुसुईया लेटी हुई है, सोच रही है कि उठकर ही हम क्या करेंगे, तो समय क्या है? प्रातः काल। लेकिन उन्हें प्रियंवदा सूचना देती हैं कि शकुंतला की विदाई होने जा रही है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो इन सब बातों से ये निकल के आता है कि चतुर्थ अंक की घटनाएं जो है प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाती हैं, और 1 दिन की घटना है संपूर्ण अंक में। विदाई शकुंतला की हो जाती है। फिर है अपसृत पांडुपत्रा। ये जो अपसृत पांडुपत्रा है, प्रियंवदा बोलती है ना कि एक श्लोक में प्रियंवदा बोलती हैं ये अपसृत पांडुपत्रा से ज्ञात होता है कि पतझड़ का समय है। समय क्या है? पतझड़ का समय। देखिए कोई बात एकदम डायरेक्टली नहीं लिखी है, पढ़ने के पश्चात ये अंदाज़ा लगाया गया, ये पता लगाया गया कि ऐसा ऐसा लिखा है तो ये मौसम रहा होगा, ये समय रहा होगा, ये घटना इतने समय व्यतीत हुई होगी। तो अपसृत पांडुपत्रा यानी कि लताएं पीले पत्ते गिरा रही हैं, छोड़ रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि समय पतझड़ का है, वर्षा ऋतु बीत गई है, अतः शिशिर का समय समझना चाहिए। चतुर्थ अंक में कौन सी ऋतु है? शिशिर। चतुर्थ अंक में कौन सी ऋतु है? शिशिर ऋतु है। और गंधर्व विवाह को लगभग 6 मास बीत चुके हैं। कितने महीने? 6 महीने बीत चुके हैं। चौथे अंक में शकुंतला के गंधर्व विवाह को 6 महीने बीत चुके हैं, और अब इसके बाद
5वां अंक देखते हैं। तो 5वें अंक में कहाँ कितने समय की घटनाएं हैं। इस अंक की घटना 3 या 4 दिन बाद की है। चतुर्थ अंक से 5वें अंक की घटना में अंतर 3 से 4 दिन का है, क्योंकि आश्रम से हस्तिनापुर जाने में 3 से 4 दिन लगे होंगे। अतः राजा ने कहा था नामाक्षर गढ़े। जब ये बात हुई कि शकुंतला को लेने कब आओगे, तो राजा ने जो अंगूठी दी थी उस पर राजा का नाम लिखा था। तो राजा ने कहा था जितने अक्षर हमारे नाम में है उतना समय लगेगा। तो लगभग 3-4 दिन का समय लगा होगा, ऐसा माना गया। तो इस अंक की घटना तीसरे प्रहर से प्रारंभ होती है और लगभग 2 घंटे में समाप्त हो जाती है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। 5वें अंक की घटना लगभग 2 घंटे में समाप्त हो जाती है। फिर आइए देखते हैं हम लोग छठा अंक। तो छठा अंक, यह अंक प्रातः काल से प्रारंभ होता है। इसमें 1 दिन की घटना है। छठा अंक भी प्रातः काल से प्रारंभ होता है। चौथा अंक भी प्रातः काल से प्रारंभ होता है। द्वितीय अंक भी प्रातः काल से प्रारंभ होता है। तो छठे अंक की घटना का जो समय है 1 दिन का समय लगता है उसमें। सानुमति प्रातः काल स्नान के समय आती है और बसंत ऋतु का वर्णन है। तो छठे अंक में वर्णन नहीं है, बसंत ऋतु का समय है। छठे अंक में समय बसंत ऋतु का है। चौथे में शिशिर है। 6 ऋतुएं हैं ना अपने यहाँ, तो शिशिर चौथे अंक में है और छठे अंक में बसंत ऋतु है। अंगूठी मिलने के 15 दिन बाद की घटना है। जो छठे अंक की घटना है वो अंगूठी मिलने के 15 दिन बाद की घटना है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद अंक 5 और 6 में लगभग 6 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का अंतर है। पुत्र हो चुका है, लगभग 6 वर्ष का हो गया है। तो शकुंतला का जो पुत्र है वो छठे अंक में 6 वर्ष का लगभग हो गया। बड़ा आसान है, अंक भी छठवां है और 5वें अंक से छठे अंक में अंतर भी 6 वर्ष का है और शकुंतला का पुत्र भी 6 वर्ष का हो गया है। तो कनेक्ट करने में बड़ी आसानी है, सब 6-6 पे चल रहा है। तो आप लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को, बस आसानी से आ जाएगा। अब आइए देखते हैं अंक 7। तो 7वें अंक में 1 दिन की घटना है। 7वें अंक में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो कितने दिन की हैं? मात्र 1 दिन की। और अंक 6 और 7 में लगभग 15 दिन का अंतर है। कितने दिन का? 15 दिन का। तो सबसे ज़्यादा अंतर छठे अंक में है। 5वें से छठे अंक में सबसे ज़्यादा अंतर 6 वर्ष का है, बाकी सब में बड़े कम कम दिनों का अंतर है। तो आइए अगला देखते हैं। हमने 7 अंकों का अंकवार समय देख लिया है। हस्तिनापुर दिल्ली से 56 मील उत्तर पूर्व की ओर गंगा की सहायक नदी के किनारे बसा है। ये हस्तिनापुर का जो है लेटेस्ट इसका वो दिया है स्थान कि कहाँ पे है। मान लिया कोई आपसे पूछे तो ये जानना चाहिए कि हस्तिनापुर कहाँ पे है। तो कालिदास ने साधारण गद्य के लिए शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है तथा पद्यों के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग किया है। षष्ठ अंक में सिपाही और धीवर मागधी बोलते हैं। छठे अंक में सिपाही और धीवर क्या बोलते हैं? मागधी बोलते हैं। राजा का साला शौरसेनी प्राकृत बोलता है। राजा का साला कौन सी भाषा बोलता है? शौरसेनी प्राकृत। प्राकृत भाषा 6 प्रकार की है। तो क्या किसी अन्य नाटक में या प्रकरण में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 12 पात्र हैं। चौथे अंक में कितने पात्र हैं? 12 पात्र हैं। उसमें से कोई पात्र ऐसा भी है जो मंच पर नहीं आया है और संपूर्ण नाटक की दिशा और दशा बदल देता है। वो पात्र कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
फिर अगला है राजा दुष्यंत को पश्चाताप षष्ठ अंक में होता है। छठे अंक में राजा दुष्यंत को पश्चाताप होता है, किस लिए? क्योंकि उन्होंने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया था। तो उन्हें छठे अंक में जब याद आता है तो छठे अंक में ही वो शकुंतला का चित्र बनाते हैं और बड़ा परेशान रहते हैं। फिर आगे है शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल गौतमी लाती हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत ही आवश्यक है कि अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल कौन लेके आता है? गौतमी लेके आती हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला के पास रहती हैं और गौतमी जी शांति जल लेकर आती हैं उसके ताप को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, एक आवश्यक सूचना थी आप लोगों के लिए कि हमारे पास समय बहुत कम रहता है, क्योंकि जॉब करने के बाद समय निकालना बड़ा कठिन होता है, इसलिए हमें बहुत कम ही समय मिलता है। और हमारे दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की थी हमसे कि कुछ उनकी हेल्प की जाए, तो हमने सोचा कि समयाभाव होने के कारण ऑनलाइन प्लेटफार्म ऐसा है जहाँ पर हम अपने दोस्तों से मिल सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं, जानकारी साझा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो प्लीज़ हमारा सहयोग करें, आप लोग पढ़ें अवश्य, जब इतना कीमती समय दिया जा रहा है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबको जानकारी प्राप्त हो सके, सब लोग लाभ उठा सकें। बाकी मेरा बिजनेस पर्पज कोई नहीं है ये चैनल बनाने का, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की मदद करना है। तो हमने सोचा कि 2-4 क्या, जितने लोग लाभ लेना चाहें सारे लोग लाभ लें। तो आगे हम लोग देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम अंकवार प्रसंग। तो अंकवार क्या क्या प्रसंग हैं? तो प्रथम अंक में जो मुख्य घटना है वो है भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप। द्वितीय अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन है, वही जो अधरा किसले रागा कोमल विटपानुकारिणो बाहु सरसिजमन विद्धम शैवलेनापि रम्यम और क्या है चित्रे निवेश परिकल्पित सत्व योगा। तो ये इन सारी बातों से, इन सारे श्लोकों से ये निष्कर्ष निकलता है कि शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह का वर्णन है। अभी हमने ऊपर बताया था कि शकुंतला और दुष्यंत कृश हो जाते हैं, यानी दुर्बल हो जाते हैं। चतुर्थ अंक विदाई। तो चतुर्थ अंक क्या है? विदाई है, शकुंतला की विदाई होती है और प्रातःकाल की घटना है। पंचम अंक में राजा दुष्यंत और शारंगरव का विवाद है, जब वो शकुंतला को एक्सेप्ट करने से राजा दुष्यंत मना कर देते हैं तो शारंगरव और राजा दुष्यंत के बीच विवाद हो जाता है। छठा अंक राजा के शोक का वर्णन है, क्योंकि राजा को अब याद आ जाता है कि उनसे गलती हो गई, शकुंतला को पहचानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो शोक का वर्णन छठे अंक में। सप्तम अंक में पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन है। सप्तम अंक में नाटक समाप्त हो जाता है भरत वाक्य के साथ। तो दोस्तों, हमें बताएं आज का हमारा वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें और समय कम रहता है, इसलिए हम वीडियो छोटी ही बनाते हैं। और हाँ, ये सब हमने किताबों से कलेक्ट करके लिखा है, तो हो सकता है कहीं पर थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हों। तो आप लोग पढ़ते हैं तो प्लीज़ हमें ये भी बताएं कि हमने कहाँ पे क्या गलती कर दी है, तो इससे हम सुधार सकें। और हमारा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।